सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? हाँ सुन पा रहे हो तो रिस्पॉन्ड करना होता है। सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? Yes. If you are able to listen me. Yes, sir. ओके, इतना बोलना होता है ना, तब तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ सामने तो कोई है नहीं, तो ये तो थोड़ा सा आपको उसको रिस्पॉन्ड करके, है ना, बताना होता है कि आवाज आ रही है। ठीक है, चलो तो आज जो हमने ना बेसिकली आपकी अभी तक तो स्कूल के एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे। आई नो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल से लास्ट 1 मंथ से आई थिंक, है ना, कुछ कंटिन्यू नहीं है, कुछ क्लास कम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है, लेकिन अब आपको करना है। आप तो स्कूल के आपके एग्जाम मेरे ख्याल से hopefully सबके खत्म हो गए होंगे, है ना। तो अभी आपका जो चैप्टर्स बचे हुए हैं ना, आज आपका रोलिंग मोशन खत्म होगा तो रोटेशन खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर एसएचएम का जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ था, दैट आई विल एक्सप्लेन, है ना। और उसके बाद एक लास्ट चैप्टर बच जाएगा, वेव मैकेनिक्स, है ना। उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको भी खत्म करके विल स्टार्ट द 12th क्लास, है ना, कि 12th क्लास की रेगुलर आपकी स्टार्ट होगी, है ना। आपके स्कूल में कब से स्टार्ट हो रहा है आई डोंट नो, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, है ना। जितने भी लोग क्लास 10 कर रहे हैं ना, तो मुझे ग्रुप में नहीं, पर्सनल मैसेज कर देना कि आपके स्कूल में क्लास 12th का सिलेबस कब स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। अगर स्टार्ट कर चुके हैं वो भी, और करने वाले हैं तो कब से करने वाले हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो उस अकॉर्डिंग हम भी अपनी प्लान कर लेंगे, है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा स्कूल से हम 12th में पीछे रहें, है ना, कि भाई नॉर्मली उसके साथ पेस के साथ चलना होता है ना, भाई कैसे उसके साथ चले हम। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपनी 12th की क्लास की ना डिटेल्स मुझे शेयर कर, इस डेट से 12th की क्लास स्टार्ट होगी इन माई स्कूल, है ना। चाहो तो स्कूल का नाम भी मेंशन कर सकते हो, सो दैट आई केम टू नो कि किस किस स्कूल में कब कब 12th का सिलेबस स्टार्ट हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी अपने 12th का सिलेबस स्टार्ट, है ना। तो ये हम करते हैं। चलो, तो आज जो आपको पढ़ना है ना, वी हैव स्टार्टेड विद, सर 12th ऑफलाइन हो रहा है फिर ऑनलाइन? बेटा देखो अभी कुछ ऐसा मैं श्योर नहीं बोल सकता, हम तो कोशिश करेंगे ऑफलाइन की, बाकी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। सिचुएशन अभी जैसे गवर्नमेंट अलाउ करेगी, है ना, कि जैसे गवर्नमेंट अलाउ करेगी वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली, है ना। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है कि ऑफलाइन होगा तो श्योर विल कंटिन्यू द ऑफलाइन क्लासेस, है ना। लेकिन अभी मुझे इस स्टेज पे नहीं पता, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी स्कूल में जो 12th स्टार्ट अगर हो चुका है तो भी डेट दे देना कि कब से स्टार्ट हुआ है, और अगर होने वाला है तो कब से स्टार्ट हुआ, सो दैट आई कैन प्लान कि भाई मैं यहाँ पे 12th कब से स्टार्ट कर सकता हूँ, जो 12th की स्टडी, है ना। क्योंकि 12th की स्टडी आपको पता ही कि 11th में तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता ही है ना। 11th की स्टडी ऑलमोस्ट हमने तो कोशिश की है कि पूरा कुछ करने की, लेकिन थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें होता है हमेशा, है ना। कि 11th में जो होता है, इवन फिजिकल क्लास में भी बच्चों का थोड़ा सा 11th के रहते हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, पहले 12th पे फोकस कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें रिवीजन का भी स्कोप होता है। 12th के क्लास का सिलेबस तो बहुत छोटा होता है, तो उसके कंप्लीशन के बाद हम रिवीजन भी करवाएं 11th क्लास की, तो थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग 11th क्लास की रहती है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी आप भाई थर्ड मेजर टेस्ट भी आपका होने वाला है, मेरे ख्याल से अप्रैल मंथ में ही होगा, तो उसके लिए आप तैयारी कर लेना, तो अपने आप आपका पूरा रिवाइज मेजर टेस्ट पे फोकस करना। में कौन से चैप्टर रहेंगे? फिजिक्स में पूरी 11th की फिजिक्स आएगी, अच्छा, 11th की पूरी फिजिक्स आएगी, है ना। बाकी मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स आएंगे, जैसे मेरे पास सिलेबस आता है। ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन? हाँ, कौन सा सर टेस्ट? मेजर टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन? तो आपका टेस्ट में आप सारे ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि आपका मेन टेस्ट ही ऑनलाइन होता है ना, तो हमारे ऑफलाइन करवाने का कोई खास मतलब नहीं है। जो टेस्ट होंगे वो तो सारे ऑनलाइन ही होंगे, टेस्ट तो ऑफलाइन अब होते ही नहीं है, मतलब इनफैक्ट जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है या एडवांस्ड है, ये सारे ऑनलाइन होते हैं ना, तो हम भी ऑनलाइन है, टेस्ट तो सारे ऑनलाइन। हाँ, क्लासेस का अभी आपको विल अपडेट कि कैसे कब हम किस तरह से, गवर्नमेंट की जैसे डायरेक्टिव आती है ना और सिचुएशन जैसे ग्राउंड पे रहती है,
अकॉर्डिंगली विल डिसाइड, है ना, कि कैसे क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं। तो आप लोग अपने 12th की डेट शीट मुझे भेज देना। 12th कब से स्टार्ट होने वाला है, सिंपल ये बताना है, कोई डेट शीट नहीं चाहिए मुझे, 30 तारीख से 12th स्टार्ट होने वाला है स्कूल, स्कूल का नाम स्टार्टिंग डेट, तो सो दैट हम यहाँ पे भी 12th का सिलेबस स्टार्ट करने की हम डेट प्लान कर पाए, है ना, उसी के अकॉर्डिंग। तब तक हम 11th कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट, राइट। चलो तो स्टार्ट विद द रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन हमने स्टार्ट किया था, तो रोलिंग मोशन में लास्ट क्लास में हमने रोलिंग के काइनेमेटिक्स एंड रोलिंग के डायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, है ना, कि रोलिंग डायनेमिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, लॉज ऑफ मोशन के बारे में, राइट। आज हम पढ़ेंगे रोलिंग में एनर्जी के बारे में, रोलिंग वर्क एनर्जी एंड रोलिंग एंगुलर मोशन। तो सिंपल सा आज भी आप जो मोशन कंटिन्यू करोगे, कि आपके लास्ट टॉपिक होता है दैट इज योर रोलिंग, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेसिकली आपके रोलिंग, है ना, काफी कुछ इसके बारे में हमने डिस्कस किया रोलिंग मोशन के बारे में, राइट। तो रोलिंग मोशन में जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई पार्टिकल अगर रोल कर रहा है, तो उस केस में रोलिंग में वर्क डन कितना होगा, व्हाट इज द रोलिंग वर्क, भाई कोई भी अगर फोर्स लग रहा है तो वर्क डन कितना करे, है ना, कि भाई रोलिंग जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो रोलिंग वर्क डन आप जानते हो कि अगर टोटल वर्क डन की बात करूं तो कुछ वर्क डन ट्रांसलेशन का होगा और कुछ वर्क डन क्या होगा, रोटेशन का होगा, क्योंकि रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो जो ट्रांसलेशनल वर्क डन होगा आप जानते हैं कि ट्रांसलेशनल वर्क डन आपका एफ डॉट ds हो जाएगा, है ना, और जो रोटेशनल वर्क डन होगा ये टॉर्क डॉट d थीटा हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरह के वर्क डन की बात करेंगे कि अगर कोई भी फोर्स लग रहा है तो ट्रांसलेशनल वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और रोटेशनल वर्क डन क्या हो जाएगा, टॉर्क डॉट d थीटा। तो ये आपका रोलिंग वर्क डन हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, इफ आई टॉक अबाउट द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, कि कोई भी बॉडी अगर रोल कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी के भी दो पार्ट होंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन हो जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हम जानते ही हैं, ये आपका हो जाएगा हाफ m इंटू वीसी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, कि अगर वो सेंटर ऑफ मास वीसी से आगे जा रहा है तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वीसी स्क्वायर होगी, और अगर रोटेट ओमेगा से कर रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और आपसे बात है कि अगर रोलिंग हो रहा है, सिंपल से अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि कोई भी इस तरह से ऑब्जेक्ट है, मे भी कोई भी चीज हो सकती है, इस तरह से अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर वीसी से आगे जा रहा है और अगर इसकी एंगुलर स्पीड आपकी ओमेगा है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के दोनों पार्ट, है ना। और अगर रोलिंग हो रहा है तो वीसी इक्वल टू ओमेगा और भी होगा, है ना। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट को चूज कर लेता हूँ, लाइक मुझे निकालनी है कि व्हाट इज द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है कि व्हाट इज द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कि कोई अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर वो रोल कर रहा है। हम लिख सकते हैं कि भाई हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप ऐसे ही लिख दो, है ना, कि हाफ एम बी सी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आई की वैल्यू आप पुट कर दो, तो आई की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हाफ आई की वैल्यू हो जाएगी 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी वीसी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर हम लिख सकते हैं, जो सॉलिड स्फीयर होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे, है ना, मेरे ख्याल से ये 7/10 आ जाएगा, है ना। इससे काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखेंगे ये कितना जगह से लिया आपका 7/10, हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी कि भाई आई की वैल्यू 2/5 एम स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका किस तरह से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी किसी सॉलिड स्फीयर, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर ले लूं तो सॉलिड स्फीयर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी को कंबाइन करके 7/10 mvc स्क्वायर, है ना, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी आपकी सॉलिड स्फीयर, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की दोनों को ऐड करके डिपेंड्स ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी जैसे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये पहला मैंने वर्ड डिफाइन किया रोलिंग वर्क डन, एंड दूसरा मैंने वर्ड डिफाइन किया रोलिंग काइनेटिक। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है
कि फ्रिक्शन की वजह से रोलिंग में वर्क डन की वैल्यू हमेशा 0 है ना, कि कोई भी पार्टिकल अगर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, है ना, इन रोलिंग अगर कोई भी बॉडी रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स is always 0. Force is always 0. ये आपका होता है, हाँ, कि बाकी फोर्स कोई वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर रोलिंग हो रही है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होगा, 0. एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट ले लूं, मे बी रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, इसके आपने यहाँ पे कोई फोर्स लगा दी, है ना, कि सेंटर से किसी स्मॉलर हाइट पे आपने क्या लगा दिया, कोई फोर्स लगा दिया, तो ये फोर्स कोई वर्क कर सकता है, अगर ये आगे जा रहा है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स हो सकता है, लेकिन अगर इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, वैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, तो इसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू हमेशा 0 है ना। रोलिंग में कभी भी फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता, है ना, सिंपल से हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दैट मे नॉट बी इक्वल टू, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो हमेशा आपका 0 ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट तो स्लिप करते ही नहीं है ना, ये पॉइंट तो हमेशा रेस्ट पे रहता है, तो फोर्स जहां पे लग रहा है अगर वो रेस्ट पे है तो नॉर्मली वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चीज है ये इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट पे है, ये जो पॉइंट है ये इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट पे है। एक तरीका ये है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है अगर हर इंस्टेंट पे स्लिप कर ही नहीं रहा है तो उसकी वजह से वर्क की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, आपकी 0। अगर रोलिंग हो रही है तो स्लिपिंग में फ्रिक्शन वर्क करता है ना, जब भी स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन का नेचर तो काइनेटिक हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक हो जाएगा तो वो कुछ वर्क करेगा, लेकिन रोलिंग के केस में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ आपकी 0। इसको मैं वैसे भी कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं वर्क डन निकालूं तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो होगा वो ट्रांसलेशन होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F.ds, है ना, और F.ds में यहाँ पर वो आप हटा दो, ये जो वर्क होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे है, ds आगे है, तो डॉट प्रोडक्ट मैंने हटा दिया, प्लस रोटेशन वाला वर्क डन, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क तो क्लॉकवाइज है ना, तो ये आपका हो जाएगा F इंटू आर इंटू डी थीटा, तो ट्रांसलेशन का वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, और अगर फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज हो रही चीज रोटेट भी क्लॉकवाइज कर रही है तो टॉर्क एफ आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, है ना, तो एक वर्क अगर पॉजिटिव दूसरा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर ये रोलिंग हो रहा है तो भी आपने पढ़ा है कि कंडीशन फॉर रोलिंग होती है VC इक्वल टू ओमेगा, ये तो कंडीशन ऑफ रोलिंग होती है, और VC की जगह पे हम लिख सकते हैं ds बाई dt, और ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई dt इनटू आर, तो आप देखो यहाँ से dt dt कैंसिल हो गया, ds की वैल्यू क्या हो गया, r dt थीटा, तो आप ds की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना, तो जैसे मैं ds की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डी, है ना, प्लस आपका पॉजिटिव वर्क डन आपका एफ आर डी थीटा हो जाएगा, है ना, ये वाला पॉजिटिव वर्क डन भी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एफ आर डी थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, नेट वर्क डन की वैल्यू आपकी 0 होगी, है ना, इसमें जो नेट वर्क डन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी 0, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि रोलिंग के केस में फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन हमेशा 0 होता है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है ना, अगर कोई चीज स्लिप कर रही है तब तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगी, लेकिन कोई चीज अगर रोल करके आ रही है तो फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं, तो फ्रिक्शन कोई वर्क करते नहीं, जितना वो रोटेशन में पॉजिटिव वर्क करता है उतनी ही वो ट्रांसलेशन में क्या कर जाएगा, जैसे कि आपका नेगेटिव वर्क, तो नेट वर्क डन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, इन रोलिंग वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप इसमें ध्यान रखो, है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पे जस्ट अगर मैं एक कोई एग्जांपल से इन सारी चीजों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, है ना, तो जैसे अभी मैंने स्फीयर का एग्जांपल ले लिया, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है ना, इस तरह से अगर इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल सपोज आपका थीटा है, और यहाँ पे इस तरह से कोई सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर जो है ये रेस्ट पे है,
है ना, कि सॉलिड स्फीयर जो है वो स्टेशनरी है और रेस्ट पे है, और इसकी जो हाइट है वो h है ना, और ये सरफेस रफ है, ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, अगर स्मूथ होगा तब तो इसमें रोलिंग हो ही नहीं पाएगी, ये सरफेस रफ है ना। अब ये सॉलिड स्फीयर रोल करता है, नीचे जा रहा है, रोल करके नीचे जा रहा है, सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन, है ना, कि सॉलिड स्फीयर जो होता है वो रोल करके क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। अगर तुम्हें निकालना है कि रेस्ट से अगर स्टार्ट होकर रोल करके नीचे आ रहा है, तो जब बॉटम में पहुंचेगा तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, बीसी कितनी, है ना, मेगा भी होगी ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे बीसी निकालना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा यहां से यहां तक जाने में वर्क डन बाय द वेट कुछ हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है इसमें जब कहीं पे भी ये होगा बीच में, तो इसमें एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक इसमें वेट लगेगा, और एक इसमें फ्रिक्शन लग जाएगा, तीन फोर्स होंगे ना। तो मैं लिखूंगा वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, कि भाई एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम सारे वर्क का जो सम होता है किसके इक्वल होता है, डेल्टा के। तो जब ये रोलिंग ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आएगा तो वर्क डन बाय द वेट कितना हो जाएगा, mgh, है ना, mg इंटू h हो गया, और बाकी दोनों वर्क डन तो जीरो हो जाएंगे ना, है ना, नॉर्मल की वजह से वर्क डन इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका एंगल 90, और फ्रिक्शन तो कोई वर्क करते ही, केवल फ्रिक्शन है लेकिन कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, रोलिंग में ही वर्क तो यही है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि जब फाइनल यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mvc स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी है ना, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, हम प्योर रोटेशन ले सकते थे कॉन्टैक्ट पॉइंट के बाद, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन, है ना, माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। मुझे निकालना है, अगर मैं रेस्ट से छोड़ो और कोई रोल करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी है सेंटर ऑफ मास की, तो मैं इस एक्सप्रेशन से निकाल सकता हूँ। अब आपको पता है कि आई की वैल्यू सेम वैसे पुट कर देंगे हम, 2/5 हमारे स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू बीसी बाई आर हो जाएगा अगर रोल कर रहा है तो, हर स्टैंड में, मैं किसी भी स्टैंड की अगर मैं बात करूं तो हर स्टैंड में जो भी वी एंड ओमेगा होगा, वी इक्वल टू ओमेगा क्या होगा, सेटिस्फाई, इससे आप सॉल्व कर लोगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो वीसी की वैल्यू आपकी लगेगी, दैट इज द 10gh/7, है ना, कि सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी वो कितने देगी, √10 g/7। तो जब ग्राउंड में पहुंचेगा तो इसकी ये क्या होगा, इसकी आपकी स्पीड। तो देखो मैंने फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्क नहीं, क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी होती नहीं है, कोई कांटेक्ट एंगल स्लिप ही नहीं कर रहा है, तो वर्क की वैल्यू जीरो होती है, कोई एनर्जी का डिसिपेशन क्या होता है, उससे आपका जीरो होता है, ये थोड़ा सा इस लॉ से। सर स्मूथ सरफेस होगा तो रोलिंग नहीं हो पाएगी? नहीं, इंक्लाइन प्लेन में नहीं हो पाएगा। क्यों? आप बेटा आप मैसेज कर देना मुझे, बेटा मैसेज कर देना, सब लोग जो है ना, ये जो मुझे भेज रहे हैं ना कि कब से क्लास स्टार्ट होगी, ये मुझे व्हाट्सएप कर दो, इसका मैसेज मैं उतना पढ़ नहीं पाऊंगा। वैसे लिखा है इन्होंने 25 मार्च 17 मार्च, मतलब स्टार्ट होने वाली है, चलो मैं उसके अकॉर्डिंग आई विल प्लान इट, है ना, कि कैसे मैं 12th का और 11th दोनों एक साथ कर सकते हैं, आई विल प्लान इट, है ना, ये हम कर सकते हैं। नहीं, स्मूथ सरफेस पे रोलिंग नहीं होती बेटा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, वो स्लिप कर जाएगा, अगर स्मूथ सरफेस होगा तो रोल नहीं बल्कि स्लिप करके आएगा। इसी केस में अगर मैं ऐसा कर लेता, क्योंकि फिर इसको रोटेट करने वाला तो कोई टॉर्क ही नहीं होगा ना, हमेशा रोलिंग तब होगी जब रोटेट करने के लिए कोई टॉर्क है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं तो उसको टॉर्क प्रोवाइड करके रोटेट करवा रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रोटेट कर ही नहीं पाए, है ना, क्योंकि अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो सिंपल ऐसा ऐसा सिचुएशन, ये कोई आपका इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे आपने अगर इस तरह से ले लेते सेम स्फीयर को आप स्मूथ सरफेस होता, तो आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको एक तो वेट लग गया और एक नॉर्मल लग गया, वेट और नॉर्मल दोनों सेंटर से पास कर रहे हैं, टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसको कोई चीज टॉर्क प्रोवाइड करेगी नहीं जिससे कि रोटेट कर पाए, अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन तो टॉर्क प्रोवाइड करके इसकी वजह को बढ़ा रहा है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसमें टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी, जब रेस्ट से छोड़ेंगे तो स्लिप करता हुआ नीचे, और सिर्फ इसकी ट्रांसलेशनल रोटेशन होगी,
सिर्फ इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, ट्रांसलेशन, है ना। तो अगर आप इसको h हाइट से रिलीज कर रहे हो, है ना, कि इसको अगर आप h हाइट से रिलीज कर रहे हो तो जस्ट हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो वर्क डन बाय द वेट आपका हो जाएगा mgh, है ना, कि वर्क डन बाय द वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, mgh, है ना, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mvc स्क्वायर माइनस g। तो इस केस में vc की वैल्यू सिंपल √2gh है ना, कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो होगी वो √2gh, क्योंकि इसमें ओमेगा वाला कंपोनेंट है ना, इसमें ओमेगा वाला कंपोनेंट है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं तो टॉर्क प्रोवाइड करने वाला कोई फोर्स होगा, फिर तो स्लिप करके है ना, स्फीयर स्लिप, है ना, कि स्फीयर क्या होता है, जैसे कि आपका स्लिप, तो सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए तब इसलिए ये रोल करके नीचे आएगा। ये हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। है ना, ये आप कर सकते हैं, राइट। तो ये जस्ट हमने कुछ रोलिंग में वर्क की बात की है, रोलिंग वर्क एंड एनर्जी की बात की, कि भाई ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो बाकी न्यूमेरिकल्स में भी हम इसको अप्लाई करेंगे। अब हमारे एक और दूसरी चीज, दैट इज रोलिंग एंगुलर मोमेंट, है ना, जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस द रोलिंग एंगुलर मोमेंट, है ना, कि रोलिंग के केस में एंगुलर मोमेंटम किस तरह से डिफाइन करते हैं, कि कोई भी चीज अगर रोल कर रहा है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम की हम कैसे बोलते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द रोलिंग एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो रोलिंग एंगुलर मोमेंटम का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि ये कोई आपका अगर सरफेस है ना, इसमें कोई बॉडी रोल करती हुई आगे जा रही है ना, इसके सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी भी है और इसकी कुछ ओमेगा भी है ना, ये रोल करती हुई आगे जा रही है ना, और आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम इसका रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है, तो मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट वो ले लिया कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट इसका रोलिंग मोमेंटम, एंगुलर, क्योंकि ओमेगा के लिए तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करता है, लेकिन जो वीसी वाली होती है इसकी रेफरेंस की पड़ती है, किस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे। तो मैं इसमें भी लिखूंगा कि भाई जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ट्रांसलेशन की वजह से, दूसरे रोटेशन की वजह से, है ना। तो ट्रांसलेशन की वजह से आपको होता है कि अगर ये वीसी से आगे जा रहा है और ओ के अबाउट अगर मुझे निकालना है ना, तो ओ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगी, तो मैं ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम लिख दूंगा mvcr, है ना, मास वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस आपको पता है ओमेगा वाले को तो रेफरेंस को मतलब नहीं होता, तो सेंटर ऑफ मास के बहुत ही होते हैं, तो प्लस आपका आई ओमेगा आ गया, आई इसमें लिखा लेना है आपको अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये ध्यान रखना, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो रेफरेंस के ऊपर एंगुलर मोमेंटम का ये कंपोनेंट डिपेंड करता है, जो ओमेगा वाला कंपोनेंट हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से उसको रेफरेंस से क्या, तो इसमें आई जो ले रहे हैं इसके ले रहे हैं अबाउट ले रहे हैं, जैसे कि आपके अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब वही चीज है कि जब भी आप रोलिंग लोगे तो दोनों चीजें आपको ट्रांसलेशन वाला कंपोनेंट भी लेना है एज वेल एज कौन सा कंपोनेंट लेना है, जैसे कि आपकी रोटेशन वाला कंपोनेंट लेना है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि जो रोलिंग एंगुलर मोमेंटम है इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। एक बड़ा पॉपुलर न्यूमेरिकल होता है, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, है ना, कि देयर इज वेरी पॉपुलर न्यूमेरिकल जो कि बार बार वैसे क्वेश्चंस आपको आए, सर ये आई अबाउट सेंटर ऑफ मास लेंगे, उससे रेफरेंस पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? तो देखो जिसके अबाउट आप ओमेगा ले रहे हो ना उसी के अबाउट आपको आई लेनी, तो जब हम बोलते हैं रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो वो रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई ओमेगा में जिसके अबाउट ओमेगा है उसी के अबाउट आई, है ना, नॉर्मली उसको रेफरेंस पॉइंट से बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट से ये वाला कंपोनेंट डिपेंड है एमवीसीआर वाला। जैसे मैं अगर इसी में
रेफरेंस पॉइंट अगर ओ डैश में ले लेता, अगर मैं पूछता कि ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो इतना है, ये जो एंगुलर मोमेंटम लिखा है आपने, ये किसके अबाउट लिखा है? बेसिकली आपका अबाउट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इतना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश, है ना, तो उसमें जो ट्रांसलेशन वाला कंपोनेंट जीरो है, सिर्फ आपका ये आई ओमेगा है ना, क्योंकि वीसी तो ओ डैश से ही पास हो रहा है ना, उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। स्पिन की वजह से होगी, सिर्फ क्या हो जाएगा? आई ओमेगा हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो पहला टर्म है ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप रेफरेंस चेंज करोगे तो फर्स्ट वाला टर्म क्या होगा? चेंज। सेकंड टर्म को रेफरेंस से बोलेंगे, वो तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है अगर, तो उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही आती है, तो ये अपने पास। तो दिस इज नोन एज ए रोलिंग एंगुलर मोमेंटम। अब एक चीज आ जाती है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज आप कोई यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर या कोई बॉल भी ले सकते थे वैसे, है ना, कि आप कोई बॉल या सॉलिड सिलेंडर कुछ भी करें, ऐसे सॉलिड सिलेंडर लेते हैं। एक आपने यहाँ पे कोई सॉलिड सिलेंडर, देयर इज अ सॉलिड सिलेंडर, ये आपने ले लिया, और सॉलिड सिलेंडर में ये वाला सरफेस रफ है ना, ये सरफेस कैसा है? बेसिकली आपका रफ, ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और इस सॉलिड सिलेंडर को आपने क्या किया ना, सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देके प्लेट किया। ये सॉलिड सिलेंडर को आपने कोई यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, है ना, कि आपने क्या किया, इसको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किसी v नॉट से इसको प्लेट कर, इसमें कोई अभी रोटेशन नहीं है ना, किसी ट्रांसलेशन देके आगे सरफेस पे थ्रो कर दिया। तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी अगर बॉल या विस्कस ऑब्जेक्ट ले लो और उसको फ्लोर पे सिर्फ ट्रांसलेट कर दो, तो पहले तो ये धीरे धीरे स्लिप करता हुआ जाएगा, ये स्टार्टिंग में क्या होगा? स्लिप करता हुआ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इस पे रोलिंग स्टार्ट, अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc हो जाएगी, ये कुछ ओमेगा भी गेन कर लेगा और यहाँ पे रोलिंग स्टार्ट। ये आप प्रैक्टिकली भी एनालाइज कर सकते हो कि कोई भी अगर आप बॉल लो, उसको आपसे ट्रांसलेट करके छोड़ो, और देखो पहले तो स्लिप करता हो जाएगा, और जैसे जैसे स्लिप करेगा वो ओमेगा गेन करने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली कुछ देर बाद रोल करता हुआ। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं इसको स्लिप करके ऐसे छोड़ दूं t इक्वल टू 0 पे, तो किसी t टाइम में यहाँ पे रोलिंग स्टार्ट, तो आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसे बाद में आप सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स, आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स, है ना, कि फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट, पहली चीज ये पूछी जाएगी। और दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि फाइंड आउट vc velocity of center of mass when rolling starts, और थर्ड आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स टिल देन, फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स टिल देन, कि तब तक वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, है ना, कि इसमें वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा उस टाइम पे। तीन चीजें आपसे पूछेंगी कि वी नॉट से आपने प्रोजेक्ट किया तो किस टाइम के बाद रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब रोलिंग स्टार्ट होगा तो वीसी कितना होगा, और तब तक फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा, क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्शन की वजह से वर्क जीरो होता है, यहां से यहां तक तो स्लिपिंग होगी ना, तो जैसे आप उसको वी नॉट से प्रोजेक्ट करोगे ना, यहाँ पे फ्रिक्शन लगने लगेगा, और ये फ्रिक्शन अब काइनेटिक नेचर का, तो जब स्लिपिंग होगी ना यहाँ से यहाँ तक, वो फ्रिक्शन की वजह से वर्क जीरो होती है, और जैसे रोलिंग स्टार्ट होगी फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है ना, तो इसके बाद तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो, वह फ्रिक्शन तभी तक एक्ट करेगा जब तक कि स्लिप करता है ना, और फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क ओमेगा को बढ़ाता रहेगा, जैसे ओमेगा सफिशिएंट हो गया और ये रोलिंग स्टार्ट हो गई, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इमीडिएट ही, तो फ्रिक्शनल फोर्स तभी तक एक्ट करता है जब तक उसकी रिक्वायरमेंट,
तो 3 पार्ट मुझे करना है। तो देखो इसके सॉल्व करने के ना एक 2 मेथड्स होते हैं, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो पहला मेथड होता है उसमें हम जस्ट काइनेमेटिक्स यूज करते हैं। फर्स्ट जो मेथड इसका होगा उसकी सिंपल सी काइनेमेटिक्स की अप्रोच यूज करेंगे। जस्ट मैं काइनेमेटिक्स यूज करूंगा। मेथड 1 जो इसका होता है दैट इज योर काइनेमेटिक्स अप्रोच। हम इसमें यूज करेंगे काइनेमेटिक्स, है ना। कि मेथड 1 में हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका काइनेमेटिक्स। तो जैसे आप इसमें काइनेमेटिक्स यूज करोगे ना, तो आप देखो कि जैसे फ्रिक्शन इसके ऊपर एफ के पीछे रहेगा तो एफ के की वैल्यू म्यू इनटू एमजी हो जाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या आगे? ये इक्वल टू 0 पे और फ्रिक्शन होगा तो म्यू जी की वजह से वी कम होगा, लेकिन इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगा उससे एक अल्फा क्रिएट होगा। ये अल्फा इसकी ओमेगा को बढ़ाएगा। पहले तो अल्फा निकालना है, तो अल्फा आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ पे देखें अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क तो यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही है, तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क हो जाएगा म्यू एम जी का भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर मींस दिस mr स्क्वायर बाय 2। यहाँ से आपका एक आर कैंसिल, एक आर की पावर एक एम कैंसिल, यहाँ पे आपका आ गया 2 म्यू जी बाई आर। ये टॉर्क अल्फा। और देखो जो ए है रिटार्डेशन है वो वी को कम करेगा और अल्फा ओमेगा को बढ़ाएगा। तब तक लगेगा जब तक कि रोलिंग स्टार्ट नहीं हो जाए। रोलिंग स्टार्ट नहीं होने का मतलब ये है कि जब VC इक्वल टू ओमेगा आर सेटिस्फाई, एक बार ये सेटिस्फाई हो गया फिर VC और ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाएगा और ये ऐसे आगे जाता है ना। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो अल्फा आगे तो हम ऐसे ले लेते हैं कि आफ्टर टी टाइम अगर मैं ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखूं, मैं लिखूंगा v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v VC हो गया, u की वैल्यू v नॉट थी माइनस म्यू जी टी है, इक्वेशन 1 आ गई। अगर मैं रोटेशन की इक्वेशन लिखूं, रोटेशन की इक्वेशन के लिए मैं ये लिख लूंगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो फाइनल और थर्ड इक्वेशन में भाई टी टाइम के बाद VC कितनी होगी, टी टाइम के बाद ओमेगा इतना होगा। अगर रोलिंग स्टार्ट हो रही है तो VC की ओमेगा होगी, VC एंड ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर दो। तो VC की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे V नॉट माइनस म्यू जी टी एंड अब आ रहा है, बात आ रही है? यस सर। अच्छा अच्छा, बीच में कैसे म्यूट हो गया? सर पता नहीं शायद लीव भी हो गया था कोई। हाँ सर लीव हो गया था आपका, फिर से ज्वाइन हो गया था। अच्छा अच्छा, मेरे लिए हो जाता है, मे बी नेट का कनेक्शन खत्म हुआ है। अब ठीक है। तो जस्ट मैं यस ये सर। डिस्कस कर दूं आपसे कि मेथड 1 जब हम काइनेटिक्स लेंगे तो एक इक्वेशन हम ये वाली यूज कर लेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये चीज डालेंगे, एंगुलर की इक्वेशन यूज कर लेंगे, इसमें दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो टाइम होगा। और इस टाइम की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो VC आ जाएगी, हाँ। तो VC की वैल्यू जो होगी वो आपकी 2v0/3 है। तो दो पार्ट आपने सॉल्व कर कि भाई किस टाइम पर रोलिंग स्टार्ट होगी और सर निकालना। वीडियो फिर से बंद हो गया। वेट फॉर मी, ऐसा हो रहा है, सर अब सही है। ये हो क्यों रहा है ये देखना पड़ेगा ना मुझे। वाईफाई कनेक्शन
है ना। तो ये हमने बात की है कि भाई जो इसमें टाइम लगेगा वो V0/3 म्यू जी, V0 कितनी हो जाएगी 3 म्यू, और VC की वैल्यू आपने निकाली है 2V0/3 है ना। आपको पता है कि फाइंड आउट वॉल्यूम बाय द फ्रिक्शनल फोर्स टिल देन, कि यहां से जब तक रोलिंग स्टार्ट करें तब तक तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, जब रोलिंग होती है तो फ्रिक्शन की वजह से वॉल्यूम जीरो होता है, जब तक स्लिपिंग होगी हाउ A इक्वल टू म्यू जी, देखो फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है वो म्यू एम जी लग रहा है, म्यू एम जी को m से डिवाइड करेंगे तो म्यू जी है ना। भाई फोर्स बाय मास ही तो रिटार्डेशन होता है, तो A की वैल्यू म्यू जी आ जाएगी, है ना। और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा इसलिए क्या हो जाएगा सर, आपका नेगेटिव, है ना। ये आपका केस कैसे है ना, क्योंकि बाकी तो कोई फोर्स है नहीं ना इसमें, तो फ्रिक्शन तो है, बाकी वेट एंड नॉर्मल बैलेंस हो रहा है, फ्रिक्शन जो बैकवर्ड एक्ट कर रहा हूँ जी उसको मास से डिवाइड भाई फ्रिक्शन की वजह से जो भी वर्क होगा वो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, तो फाइनल तो उसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी, हाफ m vc स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ जो है वो ट्रांसलेशन है, तो हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर, है ना। तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा सर, आपका हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे सॉल्व करके आप कैलकुलेट करो, है ना। तो आपको अगर रोलिंग हो रही है तो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, है ना। तो इससे हम वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, तो जब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आप निकालोगे तो उसका आंसर आपका ये आएगा, चेक कर लेना, मैं लिख देता हूँ आंसर। हाँ, इसका आपका आ जाएगा चेक कर लो, अब इसे आंसर मेरे पास नहीं है इसका, आप इससे सॉल्व कर लेना कि वॉल्यूम बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना है ना, वो इससे निकालेंगे हम कि भाई ओमेगा की जगह पे हम पुट कर देंगे VC बाई आर, और VC हम निकाले चुके हैं, और I की जगह पे आपको होता है सॉलिड सिलेंडर है ये हमारा स्क्वायर बाय 2, इससे आप सॉल्व करोगे, तो इससे सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम बाय द फ्रिक्शनल फोर्स है, इस पूरे केस में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैसे मैंने सॉल्व, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। तो ये तो मेथड 1 था जिसमें कि हमने काइनेमेटिक्स यूज किया, थोड़ा सा लेंथी है ना, यहाँ ये क्या है बेसिकली आपका थोड़ा सा लेंथी है ना, कि भाई आपको ये यूज करना पड़ा, ये यूज करना पड़ा, फिर टाइम निकाला, फिर सारा कुछ, ये एक लाइन में भी सॉल्व हो सकता है अगर हम मेथड 2 यूज करें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर यूज करें, ये एक लाइन का क्वेश्चन है ना, कि अगर मुझे VC निकालना है तो हम मेथड 2 में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर सारे एक्सटर्नल टॉर्क का सम 0 तो L इनिशियल की वैल्यू किसकी होती है, L फाइनल, तो हम देखेंगे किस रेफरेंस पॉइंट के ओर इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, कि भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो होगा इसमें, लेकिन किसके अबाउट कंजर्व, मैं बोलूंगा अगर इसके सरफेस में कहीं भी मैं अगर ये पॉइंट को ले लूं, वो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व,
वो पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कि आपको कंजर्व क्या होता है, इसकी तीन ही तो फोर्स है, एक फ्रिक्शन, एक इसका वेट और एक इसका नॉर्मल। हाँ तो देखो वेट एंड नॉर्मल की वजह से टॉर्क तो कैंसिल हो जाएगा ना, जितना वेट की वजह से क्लॉकवाइज होगा उतना नॉर्मल की वजह से कितना हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, वो टॉर्क तो कैंसिल हो गया। और फ्रिक्शन की वजह से भी वो पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन वहीं से पास कर रहा है, कि अगर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की रेफरेंस पॉइंट से ही पास करे टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है। तो फ्रिक्शन कहीं भी पॉइंट ले लोगे वो पॉइंट वहां पे जरूरी बीच में भी ले लो, तो फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन अगर वहां से पास कर रही है तो उसके बाद टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो है वो जीरो है किसके इक्वल होगा, अबाउट होगी, ये होगी अबाउट इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल के इक्वल होगा। तो इनिशियल में स्टार्टिंग में लिखता हूं, तो स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम एक ही था, वो था आपका एम वी नॉट आर, क्योंकि रोटेशन तो हो ही नहीं रहा था, वो तो जीरो है। जब रोलिंग स्टार्ट होगी तो दोनों एंगुलर मोमेंटम एम वी सी आर ट्रांसलेशन की वजह से प्लस आई ओमेगा रोटेशन की वजह से, है ना। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो कि अगर मुझे वीसी निकालनी है तो सिर्फ इसी इक्वेशन से तो आ जाएगा कि पहला एंगुलर मोमेंटम इतना था, अब इतना, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो आप इसमें देखो कि आई की जगह पे हम पुट कर सकते हैं हमारे स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा अगर रोलिंग स्टार्ट हो रही है तो इक्वल हो जाएगा वीसी बाई 1। तो उसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे वीसी की वैल्यू आ जाएगी। तो जब रोलिंग स्टार्ट होगी तो वीसी जो होगा वो 2/3 वी नॉट है, फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, कि कोई काइनेटिक्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट और जब रोलिंग स्टार्ट हो रही है इसके बाद एंगुलर मोमेंटम आपका वीसी आ गया। एक बार वीसी आ गया तो टाइम आ ही जाएगी सिंपल इस इक्वेशन से, फिर काइनेटिक्स लगाना पड़ेगा आपको कि वीसी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, है ना, यहां से वीसी की वैल्यू पुट करेंगे टाइम आ जाएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम वर्क डन बाय द फ्रिक्शन तो निकाल ही सकते हैं, तो इससे वीसी इजीली आ जाता है। भाई जब रोलिंग स्टार्ट होगी तो सेंटर ऑफ मास किस स्पीड पर, तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगल, कि ये वो पॉइंट के बाद हम एंगुलर मोमेंटम क्या कर देंगे, कंजर्व कर, राइट, उसको दिस वे वी कैन सॉल्व। ये हमने इसको डिफाइन किया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन मैंने दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट आपके क्लियर, वही वर्क एनर्जी थ्योरम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ही, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। इस तरह से सोचो आप इसमें कि भाई यहाँ पे हम ऐसा लेते हैं कि ये कोई ट्रैक है, इस शेप का कोई पाथ है, इसके लेफ्ट हाफ में सरफेस रफ है, इसका लेफ्ट हाफ है, ये आपका एक रफ सरफेस, और राइट हाफ जो है ना ये स्मूथ है ना, लेफ्ट हाफ रफ है, राइट हाफ क्या है, आपका स्मूथ है। और यहाँ पे हम कोई सॉलिड स्फीयर लेते हैं ऑफ रेडियस स्मॉल आर,
सॉलिड स्फीयर है ना, स्मॉल साइज का है, इसका रेडियस स्मॉलर जो है ना, इसकी डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, और इसकी जो हाइट है ना, ये कैपिटल एच है सपोज, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर रख दिया, रफ सरफेस पे हमने इसको रिलीज किया, रेस्ट से छोड़ा इसे, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, इफ sphere rolls down, then find out maximum height attained by sphere on a smooth surface. स्मूथ सरफेस, ये आपको बताना है। अगर स्फीयर रोल करके नीचे आ रहा है तो ये स्मूथ सरफेस पे कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन, अगर ये हाइट कैपिटल एच है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करो आप, क्या आंसर आ रहा है। हाँ, कैपिटल एच के टर्म्स में निकालना है आपने। कैपिटल एच के टर्म्स में
निकालना है आपको। तो अगर ये रोल करता हुआ नीचे जा रहा है ऐसे, तो जब स्मूथ सरफेस पे ये किसी स्मॉलेस्ट हाइट तक पहुंच गई, ये smallest की value कितनी है? कैपिटल से रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे स्मॉलेस्ट हाइट। I'll explain this question. निहाल थोड़ा सा गलत है आपका आंसर। वैसे मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, गलत हूँ तो आपका सही है। थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, निहाल का भी वही आंसर आ रहा है जो कार्तिकेय का आंसर है। कर लेता हूँ, कहीं मेरे पास आंसर गलत तो नहीं है। ठीक है आपके आंसर, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ आंसर। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जो कुछ नहीं था, आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया, तो रेस्ट से जैसे रिलीज करेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो ये वी एंड ओमेगा दोनों गेन। अब ओमेगा किसकी वजह से गेन करेगा ये ध्यान रखना। ओमेगा जो ये गेन करेगा फ्रिक्शन की वजह से करेगा, क्योंकि वेट एंड नॉर्मल की वजह से टॉर्क तो हो ही नहीं सकता ना। वेट एंड नॉर्मल की वजह से तो कोई टॉर्क हो ही नहीं सकता है। जो भी टॉर्क होगा वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होगा। फ्रिक्शन की वजह से ओमेगा गेन करेगा, और रोल करता हुआ यहाँ पे जब पहुंचेगा ये, तो इसकी दोनों वेलोसिटी होंगी, इसकी कुछ वीसी भी होगी और ये ओमेगा भी होगी। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ से आगे बीच में लगाते हैं, तो यहाँ से आने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ना, और पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हो गया, mgh, और ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, कोई वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ mvc² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ये जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ वो दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, क्योंकि ये रोल कर रही है ना। तो अब यहाँ से वीसी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि चूंकि सॉलिड स्फीयर है इसलिए आई की वैल्यू जो आप पुट करोगे ये आपकी 2/5 mr², और ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो vc/r हो जाएगी। तो यहाँ से vc की वैल्यू वही आ जाएगी जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे, √10 gh/s। तो फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्क होता नहीं। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा सारा का सारा सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जैसे ही चढ़ना ऊपर शुरू करेगा, तो जब ये चढ़ना ऊपर शुरू करेगा तो अब इसकी ओमेगा तो चेंज ही नहीं हो सकती, क्योंकि v चेंज होती जाएगी, v कीप ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं हो सकता। स्मूथ सरफेस पे नाउ ओमेगा रिमेन कांस्टेंट, तो फ्रिक्शन तो है नहीं ना जो कि इसको चेंज कर सकता है ना। कि भाई हम बोलेंगे ऑन स्मूथ सरफेस
ओमेगा रिमेन कांस्टेंट ऑन स्मूथ सरफेस, है ना, ओमेगा बिकम्स कांस्टेंट, है ना, स्मूथ सरफेस पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, इसकी जो v है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, क्योंकि वेव का कंपोनेंट v को तो कर सकता है, तो यहाँ भी इसकी स्पीड ओमेगा ही होगी। तो आप ध्यान दो कि पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज हुई है तो दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जब दोबारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो सिर्फ ट्रांसलेशनल कन्वर्ट होगी, रोटेशन कन्वर्ट नहीं होगी, रोटेशन तो कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट कर दो आप, तो जब आप जो कन्वर्ट होगा वो सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन वाला तो उतना ही रहेगा जितना पहले, हाफ एम वी स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा एम जी, है कि हाफ एम वी स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपका एम में, और वीसी हम ये निकाल चुके हैं, है ना। यहाँ से स्मॉल एच की वैल्यू आप सही था, स्मॉल एच की जो वैल्यू होगी वो 5 कैपिटल एच बाई 7, मेरे पास पूरा एच लिखा हुआ था लेकिन ये सही 5 एच बाई 7, बिल्कुल सही आंसर, है ना, सही आंसर दिया, है ना, कि 5 एच बाई 7, है ना, ये हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि हमेशा ओमेगा को चेंज करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है, और वो टॉर्क यूजली फ्रिक्शन पॉइंट, अगर फ्रिक्शन यहाँ है ही नहीं तो टॉर्क कोई है ही नहीं जो कि ओमेगा को चेंज कर सके। तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, वी तो वी तो जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम का मतलब वहां पे रुक के फिर वापस आए, लेकिन वहां पे ओमेगा अभी भी रहेगी, रोटेट अभी भी करता रहेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एनर्जी कंजर्वेशन क्या किया, यूज, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस, है ना, उसको वन बाय वन आप अटेम्प्ट करो। So for 1 minute, can you show the blackboard? ओके, लिख लो आप आराम से। Done, sir. ओके, ओके, मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसको थोड़ा सा ट्राई करना।
सर सरफेस सरफेस रफ है, रफ होगा। अगर स्मूथ होगा तो रोल करता हुआ ऊपर जाएगा ही नहीं, उस पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंक्लाइन प्लेन में रोलिंग तभी होती है जब सरफेस स्टार्ट हो। इंक्लाइन प्लेन पे बिना रफ के रोलिंग नहीं हो सकती। हाँ, अप्रोक्सीमेटली आंसर तो सही आ रहा है। नहीं, हाउ फार मतलब लेंथ निकालना है इंक्लाइन प्लेन के अलावा। अभी आंसर किसी का आ नहीं रहा है। तो मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा।
चलो मैं चेक करता हूँ एक बार आंसर ना, है ना। वैसे तो मेरे ख्याल से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इसका आंसर मिल ही जाएगा। चलो चेक करते हैं, है ना, चेक करता हूँ इसका आंसर। हाँ, जो मीटर में आप आंसर दे रहे हो सही है ना। आप लोग सबके जो है ना डिस्टेंस वाले आंसर सही है। हाँ सही है, जैसे एकाग्र आपका आंसर सही है ना। एकाग्र योर आंसर इज करेक्ट। सुहाना योर आंसर इज करेक्ट। कार्तिकेय आपका भी आंसर ऑलमोस्ट सही है ना, सही आंसर। चलो मैं देखता हूँ, है ना। देखो इसमें कैसे करना है सॉल्व, आपको एकदम ध्यान देना, एकदम बेसिक्स यूज करेंगे हम। कि आपने एक को ऊपर प्रोजेक्ट किया स्टोन को, सिलेंडर को v स्पीड से, और ओमेगा होगा तभी तो रोलिंग करता हुआ ऊपर जाएगा। अगर ओमेगा नहीं होगा तो रोल कैसे करेगा। और अगर ये रोल करना है तो हर इंस्टेंट में v इक्वल टू ओमेगा जो है वो सेटिस्फाई होगा, है ना। अब देखो मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन दी है ना, अपवर्ड ली है। जब भी ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, इसलिए अपवर्ड एक्ट करेगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो v की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, तो ओमेगा भी तो डिक्रीज होना चाहिए, तभी तो v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई होगा। अगर v डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर जाने में ओमेगा भी डिक्रीज होगा, अदरवाइज ये तो v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई कैसे होगा। और ओमेगा कैसे डिक्रीज होगा, जब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, क्योंकि ओमेगा क्लॉकवाइज है। फ्रिक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तभी ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, जब ये ऊपर हो जाएगा तो फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही। पर्पस वही होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसकी v कम होगी, तो ओमेगा भी कम होना चाहिए। ओमेगा कम क्या करेगा, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो कि ओमेगा के अपोजिट। पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद एकदम सिंपल चीज है कि मैं इक्वेशन लिखना शुरू करूंगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें एक कुछ रिटार्डेशन ये लगेगा, है ना, और कुछ अल्फा भी लगेगा, है ना। मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। इसमें तो रफ होता है कि रिटार्डेशन जो लगेगा ना, इक्वेशन जब आप लिखोगे तो मैं इसमें ऐसा लिख लूंगा mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला इक्वेशन क्या है ना, ये तो पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन हम अल्फा की लिख लेते हैं, तो अल्फा तो फ्रिक्शन की वैसे ही होगा, तो एफ आर इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाय 2 इनटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, हाँ। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट टॉर्क इक्वल टू आई, है ना, क्योंकि एक अल्फा भी आना चाहिए इसमें, तभी तो ओमेगा को कम करेगा। और अगर ये रोलिंग हो रहा है मतलब एक की वैल्यू जो होगी वो अल्फा आर की इक्वल। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके ना हम ये निकाल सकते हैं कितना, कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रिटार्डेशन कितना होगा, उससे फिर सारी चीजें आ जाएगी। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हाँ। तो अल्फा की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी एम ए बाई 2 होगी, और इस एफ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एम जी बाई 2 इक्वल टू 3 एम ए बाई 2। तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू जी बाई 3। यही मेन निकालना था आपको कि जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसमें रिटार्डेशन लग रहा होगा लीनियर, उसकी वैल्यू जी बाई 3 के इक्वल। कैसे आ गया, फिर आपका आ जाएगा कि भाई जब ये ऊपर जाएगा तो v और ओमेगा एक साथ जीरो हो जाएगी ना, फिर ये वापस भी आएगा, है ना। पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद इसका v जीरो होगा। तो डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, हाँ, कितने टाइम के बाद इसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो v इक्वल टू हम ले लेंगे u प्लस 80। तो v जीरो करना है, u की वैल्यू 5 हो गई, माइनस ये आपका g बाई 3 आ गया, 10/3 आ गया इंटू टाइम की, हाँ। g बाई 3 ले लिया हमने।
तो यहाँ से आपका टी की वैल्यू जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई है ना, देख लो आप इसके कितना रखता। हाँ, टाइम की वैल्यू 1.5 सेकंड आ गई। कितने टाइम में इसका v0 हो जाए। हाँ, इसके बाद टाइम अगर आ गया तो हम इससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू हम यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे, या थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, मैंने ये वाला यूज कर लिया। तो यू आपका 5 हो गया, टाइम आपने यहाँ पे 3/2 ले लिया है, रिटार्डेशन आपका 10/3 लग चुका है, इनटू टाइम 3/2 का स्क्वायर होता है। तो इससे डिस्प्लेसमेंट जो होगी 3.8 मीटर। हाँ, तो मतलब पहला पार्ट का जो आंसर होगा 3.58 मीटर होगा, और सेकंड पार्ट का आंसर इसका डबल हो जाएगा 3 सेकंड। इसका मतलब कितने टाइम में वापस आ जाएगा, 1.5 सेकंड में यहाँ से वहां गया, फिर 1.5 सेकंड यहाँ से वहां। हाँ, 1.5 सेकंड में वापस गया और 1.5 सेकंड में क्या होगा, वापस आएगा। फिर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में टाइम ऑफ एसेंट और डिस्टेंस सेम है, जब भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। तो जो इसका 3 सेकंड्स एंड 3.95 मीटर इज कर सकते हैं ऐसे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे सॉल्व किया मैंने इसे। ठीक है ना, ये हमने कर लिया इसमें। ये आपने किया है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट इसी तरह का क्वेश्चन होगी, उसको भी थोड़ा सा अटेम्प्ट करें। बाकी एक दिन अभी रोटेशन की प्रैक्टिस क्लास होगी, मे बी कमिंग थर्सडे। तो उसमें सारे क्वेश्चन जब करेंगे ना मिक्स टाइप के, तो अपने आप सब चीजें आपकी डिवाइड हो जाएंगी। रोलिंग डाउन है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, रोलिंग डाउन।
आपकी सैटरडे को सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्लास होती है और संडे के दिन वेव स्टार्ट होता है। ना सैटरडे को एसएचएम कंप्लीट होगा जो बचा हुआ है और संडे के दिन स्टार्ट द वेव मोशन। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस थर्सडे को चलती रही, इससे पहले करते थे। थर्सडे को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, है ना, आप लोग ट्राई कर लेना बाद में से। कुछ नहीं इसमें है, इसका तो सीधे फॉर्मूला आपके पास है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने का। इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे या इन जनरल ये होता था F/m, या बेसिक से कर लो या फॉर्मूला से। फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, उसका रीजन वही है कि जैसे जैसे v नीचे आएगा तो v बढ़ेगा, तो ओमेगा भी बढ़ना चाहिए, तो ओमेगा को फ्रिक्शन ऊपर लग के ही तो बढ़ाएगा। तो ये आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है IC माइनस स्मॉल r इंटू कैपिटल R डिवाइड बाय IC प्लस mr। आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे, मैंने फॉर्मूला यूज करी है ना, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है वो तो सेंटर पे लगेगा, तो स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी और जो फोर्स लगेगा वो mg sin थीटा होगा, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है, स्फीयर है या क्या चीज है ये, सिलेंडर ही है, सिलेंडर है। तो ऑब्जेक्ट सिलेंडर अगर है तो आईसी की वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी। आईसी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, mr स्क्वायर बाय 2, और ये आपका फोर्स आ गया। बस पुट कर दो यहाँ पे, F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा mg sin थीटा डिवाइड बाय m इंटू ये वाला टर्म तो 0 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस mr स्क्वायर बाय आईसी। आईसी की वैल्यू mr स्क्वायर बाय 2 आ गई। जस्ट कैलकुलेशन स्किल्स में, है ना। तो mr स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, है ना। तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपकी आ गई, है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स में यहाँ नीचे एफ नहीं होता है, ओनली एफ होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो एमजी के टर्म्स में आएगा ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा mg sin थीटा अपॉन, ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालोगे आप, है ना। एम दिया हुआ है, फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक होगा, ध्यान से। जब भी कोई चीज रोल करती है तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है 10 kg इसका वेट है ना। तो फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू जो होगी वो 10 kg है ना। तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, 10 इंटू साइन 30 1/2/3। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 50/3 न्यूटन है। फिर अगर ये रोल करके नीचे आ रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो 50/3 न्यूटन की। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर हम सब जानते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से वर्क जो होता है वो 0 होता है ना। और थर्ड पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि अगर ये एंगल अभी 30 डिग्री है, अगर हम ये एंगल बढ़ाना शुरू कर दें तो कितने एंगल पे ये स्लिप करने लगेगा। तो आपको एंगल बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा स्टैटिक, और जब स्लिप करेगा तो उस टाइम ये स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिटिंग। मतलब ये स्लिप तब करेगा जब ये फ्रिक्शन जो होगा ये स्टैटिक से लिमिटिंग हो जाएगा, हाँ। वह स्लिप तब करेगा ये व्हेन एफ जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ की वैल्यू आपने निकाली ली है mg sin थीटा अपॉन 3, और ये अगर लिमिटिंग हो गया तो ये म्यू इंटू एन के इक्वल हो जाएगा, और एन इस केस में हो जाएगा mg cos थीटा, है ना। तो यहाँ से आपका mg वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई, है ना। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आप देख लो, या म्यू की वैल्यू देख लो, म्यू की वैल्यू जो आ गई वो tan थीटा अपॉन 3, है ना। तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। यहाँ से म्यू की वैल्यू इसमें दिए हुए है,
कि म्यू की वैल्यू इट इज गिवन, है ना, कि म्यू की जो वैल्यू दी हुई है इसमें दैट इज द 0.25 दी, है ना, म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.2, tan थीटा बाई 3 आ गया, है ना। मींस tan थीटा की वैल्यू जो होगी जिस एंगल पे स्लिप करेगा वो 3/4, मींस थीटा की वैल्यू 37 डिग्री होगी, है ना, कि जब तक ये एंगल 37 से कम होगा तब तक ये रोल करके नीचे जाता है, जैसे ही एंगल 37 डिग्री है उससे ज्यादा होगा तो स्लिप करके नीचे, तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। तो आज के लिए इतनी काफी है, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कमिंग थर्सडे को करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि सैटरडे को आपका एसएचएम का जो बचा पोर्शन है वो कंप्लीट होगा, और संडे को विल स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ द 11th, दैट इज योर मैकेनिकल, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बीच बीच में हायर लेवल की थर्सडे के दिन चलती है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। हाँ, आप पूरा मॉड्यूल कर सकते हो, आप यू कैन अटेम्प्ट कंप्लीट मॉड्यूल, पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो आप।